वैसे तो मुझे यकीन है कि मज़ाक की महफिल और निगरान हुकूमत में हमेशा होशियार लोग ही होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई जवान मर्द नहीं देखा जो अपनी बीवी से ना डरता हो, सिवाय उस खुश नसीब के जिसकी शादी ना हुई। तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना होता है लव मैरिज। अरेंज मैरिज होती है किसी की गर्लफ्रेंड से शादी करना। दोनों सिरियां बकरे की दी, उसे कहने लगे कि अल्लाह पुत्र है, एक तेरी सिरी एक तेरी भैन दी सिरी। जब तक तुम्हें ये मेरा खत मिलेगा तब तक मेरी गिटकें भी पड़ी जा चुकी होंगी। मैं आयशा अजीम आप सबको आज की महफ़िल में खुशामदीद कहती हूँ। ख़वातीनो हज़रात, आज की महफ़िल मज़ाक की महफ़िल है। मज़ाक लिखना आसान काम नहीं है। शायर शेर कहता है और दिल पर बीतने वाली कैफियत को शेर के कालब में ढाल देता है। नावल निगार मुआशरे में चलती फिरती कहानियों में से किसी एक कहानी को मौजू बनाता है और कैनवस पे रंग भरना शुरू करता है। नसर लिखने वाले के सामने भी खुला मैदान है। वो आए, कलम उठाए और जिस मौजू पर चाहे लिख डाले। कोई कैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आप तंज़ो ज़राफ़त के मैदान में तबाह आजमाई करने निकले हैं तो आप पर दोहरी ज़िम्मेदारी आयद होती है। आपने कारी और सामे की मुस्कुराहट को भी बरकरार रखना है और उसे आईना भी दिखाना है। मज़ाह निगार मुआशरे की नाहमवारियों की निशानदही इस तरह से करता है कि पढ़ने और सुनने वाले को नागवार नहीं गुज़रता और वो हंसते हंसते आपसे मुत्तफ़िक भी हो जाता है। मैं आज की महफ़िल में शरीक मुअज़्ज़ज़ मज़ाह निगारों को कासिम अली शाह फाउंडेशन की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ, आपकी जानदार तालियों में। हाज़िन महफ़िल मज़ाक के कुछ असूल हैं और इस महफ़िल में शामिल हर मर्द व ज़न पर लाजिम है कि उन उसूलों पर अमल करें। नंबर 1, जो जुमला आपको अच्छा लगे उस पर तालियों से दाद दें। नंबर 2, जो जुमला आपको समझ में आए उस पर भी दाद दें। और तीसरा और आखिरी उसूल ये बहुत लाजमी है कि कोई भी जुमला जो आपको समझ में आए या ना आए, आपने दाद बहरहाल फिर भी देनी है। ख़वातीनो हज़रात, वायरस एक जरासीम है जो बीमारी पैदा करता है और जब बीमारी वायरल होती थी तो उससे बचाव के लिए हर किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती थी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हर चीज़ जो वायरल होती है उसकी कदर व कीमत बढ़ जाती है। आज वायरल शुदा पोस्ट, वीडियो या आर्टिकल, उससे एहतियात बरतने की बजाय हर शख्स उसमें मुब्तला नज़र आता है। एक रोज़ फेसबुक गर्दी के दौरान एक गाने का क्लिप देखा। जोड़ा डांस के मखसूस स्टेप्स पर मज़े से थिरक रहा था, झूम रहा था। मैंने देखा, अच्छा लगा, छोड़ दिया, बात आई गई हो गई। कोई 2 घंटे बाद दोबारा मोबाइल हाथ में पकड़ कर बैठी तो उसी गाने पर 2-3 वीडियोज़ और देखी। मज़े की बात तो ये थी कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां मसरूर थीं और यूं झूम रही थीं कि गोया उनके महबूब उनके कदमों में 2 जहान की दौलत लुटाने को बेताब हैं। मेरी भी दिलचस्पी बढ़ी, पूरा गाना तलाश किया, गौर से सुना। अब मेरी तवज्जो लिरिक्स पर थी। पता चला शायर तो सीधे सीधे अपनी महबूबा को बेवकूफ़ बना रहा है। पहले तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चाँद और सितारे तोड़ कर लाऊंगा, फिर कहता है ठहरो ठहरो ज़रा इश्क लड़ा लूँ, उसके बाद जाऊंगा। तीसरे शेर में उसे महबूब के चेहरे और आंखों में सितारे और चाँद नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सो जितनी रकमें उसने चाँद पर जाने में लगानी थीं वो सब की सब उसे ज़मीन पर ही वसूल होना शुरू होती हैं। उससे अगले शेर में कहता है कि अगर इससे भी मेरे महबूब की तसल्ली ना हुई तो 4 ना 4 चाँद सितारे तोड़ने जाना पड़ेगा। अंदर खाते आशिक साहब को ये फ़िक्र लाहक है कि मैं चाँद सितारे तोड़ने चला गया तो मेरा महबूब पीछे से कहीं चाँद ही ना चढ़ा दे। हमारे आज के पहले मेहमान अपनी फ़काहिया तहरीरों की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत सोशल हैं। इनके क़ारीन का वसी हल्का है। तहरीर में रवानी और बेसाख्तगी नुमायाँ नज़र आती है। गुजरांवाला से ताल्लुक़ है और सबसे अहम बात कि ख़राब मौसम में ये हमारे लिए इतनी दूर से आए। आपके होंठों पर तबस्सुम बखेरने के लिए दावत देती हूँ मोहतरम सलीम मिर्ज़ा साहब को। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर मैं एक फ़िक्रा 2 बार पढ़ूँ
तो बुरा मत मानिएगा। उसकी वजह यह है कि मैं नज़दीक किया ना घर बुलाया हूँ, और दूर के आने के साथ काफ़ी दूर निकल आया हूँ। वैसे तो मुझे यकीन है कि मज़ाक की महफिल और निगरान हुकूमत में हमेशा होशियार लोग ही होते हैं, फिर भी बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि कहीं आप समझ ही ना जाए। वैसे मुझे इतना भी कम दिखाई नहीं देता। किचन में अपना कप अंधेरे में भी पहचान लेता हूँ। जिस कप का हैंडल टूटा हो वो मेरा होता है। बेगम बच्चों से कहती हैं, टूटा कप फेंकना नहीं, तुम्हारे पापा की एस्ट्रे बन जाएगी। अब तो ये भी पता नहीं चलता कि मैंने एस्ट्रे में चाय बुझानी है कि सिगरेट की चुस्की लेनी है। बात हो रही थी मेरी करीब की नज़र की, और इस तकरीब का पोस्टर इतना बारीक था कि वो भी जवाब दे गई। मैंने अपने करीब तरीन बेटे को बुलाकर पोस्टर दिखाया। उसने बड़ी मुश्किल से बताया कि दाएं तरफ कोई गुलेल खेज़ है और बाएं तरफ को डॉक्टर नेक अख्तर हैं। सच बीच वाले तीन समझ नहीं आ रहे। वाकई आज की औलादें वालिदैन को कुछ नहीं समझती। पोस्टर क्या खास समझेगी। तकरीब की तारीख क्या बदली नुखैर साहब, तकरीब की तारीख क्या बदली, पोस्टर की तरतीब भी बदल गई। बिल्कुल ऐसे जैसे हुकूमत बदलते ही मंसूर फाक की जगह अब्बास ताबिश ने ले ली है। तो अब आता हूँ आर्टिकल की तरफ। तो आपके लिए मैं ताज़ा तीन ईद पे एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था, वही आपकी नज़र करता हूँ। उसके बाद मुझसे कुछ लिखा भी नहीं गया और बारिशें भी हो रही थी। तो चले कोई और ही आगे आ गया है। ज़ाहिर आपको सजा दे रही है तो किसी ना किसी तरीके से दे ही जा सकती है। ये मोबाइल पे है जी। स्यापा तब शुरू हुआ जब आयशा ने गेम खेलने के दौरान तंग करते हुए फिजान को मोबाइल ही खींच मारा। स्क्रीन दरमियान से यूँ टूटी कि अगर मैं कोई टोटा भी देखता तो किरदारों के दरमियान शरई फासला फिर भी बरकरार रहता। मैं मोबाइल मैकेनिक के पास ले गया। उससे उसको देखते ही कहा, ये क्यों मोबाइल है। मैंने कहा जिसके ख़ानदान का तो मुझे पता है, बस इसको ठीक करवाना है, रिश्ता नहीं करवाना। मैकेनिक कुछ बोला नहीं, मोबाइल को उलट पलट कर देखा और मेरे सामने काउंटर पर रख दिया। कहने लगा, ये अब क्यों से निकल चुका है, जितने दिन ऐसे चलता है चलाएं। उसके लहजे में उतरा तासुफ हमारे एक सियासतदान की तीसरी तलाक जैसा था। मैंने अपना अधमरा मोबाइल उठाया और वापस आ गया। ये एक आम सा वाक़या था, लेकिन यहीं से हालात ने एक नया मोड़ लिया। अब मैं हर किस्म की वीडियोज़ से आज़ाद हो चुका था। व्हाट्सएप पर गुलदस्ते, जुम्मा मुबारक के मैसेज, सुबह सवेरे चाय बिस्किट की तस्वीर वाली गुड मॉर्निंग, ये सब चीज़ें मुझ तक इतनी बुरी हालत पहुँचने लगी कि गुलदस्ते का गुलदान कहीं और फूल कहीं। जुम्मा मुबारक को समझते अतवार आ जाती। चाय बिस्कुट का तो मज़ीद बुरा हाल था। कभी कप दरमियान से टूटा मिलता तो कभी बिस्किट अध खाया हुआ। मैसेंजर के इनबॉक्स का हाल तो इससे भी बुरा था। सालों की मेहनत और उम्र भर की जमा पूंजी एक दो खवातीन को घेर घार कर इनबॉक्स तक लाया था। इनमें से भी एक को मैसेज दिखा, वो भी नाराज़ होगी। दूसरी तो बाज़ाब्ता कॉल करके जिन गैर मरवजा अल्फाज का इस्तेमाल किया, इनकी वजह से मेरे बाएं कान का पर्दा फट चुका है। यूट्यूब पे मेरा पसंदीदा गाना आज फिर तुम पे प्यार आया है अब मैं नहीं देखता, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन अब खुद बहुत हीरो की तमाम खुली जगहों को पाकिस्तानी फिल्मों की तरह सेंसर कर देती है। फ्रंट स्क्रीन कैमरा से शीशे का काम लेने की पुरानी आदत छूट चुकी है, क्योंकि मूँछों को बैलेंस करते हुए एक मूँछ ही जाती रही।
स्क्रीन टूटने से मोबाइल में एक अजीब सी दरवेशाना सिफ्त पैदा हो गई है। मैं जिन कर्ज ख्वाहों के फ़ोन अटेंड नहीं करता, अब मोबाइल चुपचाप उन्हें कॉल मिला देता है, वो भी इस वक्त जब मैं उस अदारिये के बारे में अपनी बेहतरीन राय दे रहा होता हूँ। मेरी आँख के नीचे वाला नील बाथरूम के गिरने की वजह से है। मोबाइल इतना मजजूब हो चुका है कि बेवक्त खुद ही काले काता रहता है। अक्सर मुझे छोड़ गए हैं कि मेरी बेवक्त की कॉल से उनकी कारोबारी, सियासी, इज़्दिवाजी और वाहियात ज़िंदगी में दाखलत हो रही है। टूटी स्क्रीन का फ़ायदा ये हुआ कि अब बच्चे गेम नहीं खेलते। खुद मेरी अपनी सारी गेमें ख़राब हो चुकी हैं। अब मोबाइल से मैसेज कर सकता है, लिख सकता है, मगर पढ़ नहीं सकता। इसलिए आजकल मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। जी, ये जो मोटरसाइकिल रिक्शा भी आजकल चल रहा है, इस पर तरीक़ पुरानी है। इससे पहले मेरी मोटरसाइकिल रिक्शा से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि इसका मेरा तल्लक सरासर समाजी बुनियादों पर इस्तवार था। वो बुनियादें जिनकी बिना पर मैं न चीज़ भी माशरती जानवरों में शुमार होता हूँ। पहले ट्रैफिक के जंगल में इस नए सह पाए को देखकर मुझे वही एहसास हुआ जो एविएटर में नीले कानों वाली लड़की को देखकर आपको हुआ होगा। अक़वाम आलम जितनी तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रहे हैं, हम उससे दुगनी रफ्तार से वापसी का कसद किए हुए हैं। वो दिन दूर नहीं कि वापस दिल्ली जा घुसे। खैर, हनूज़ दिल्ली दूरस्त, शुरुआत का कोई अंत नहीं होता। पहली बार मैं मोटरसाइकिल रिक्शे पे तीसरी सवारी की हैसियत से इतना ही शादा फरहा बैठा था जितना कोई अपनी तीसरी शादी भी हो सकता है। ना चलान का डर, ना गिरने का खौफ। एक्सीडेंट से बचाव के लिए भी दो बंदे मेरे आगे और दाएं बाएं बैठे हुए थे। दाएं बाएं वाले मुनकर नकीर चने फाँक रहे थे। जब एक फक्का मार के दूसरे की जानिब बढ़ाता तो चनों की खुशबू मेरी रूह को वो ताजगी बख्शती के बयान से बाहर। मोहब्बत की अपनी खुशबू होती है। पिछली नशिस्त पर 3 ख़वातीन एक मुश्तरका बैनुल-अक़वामी मसले पर संजीदा मुज़ाकरा कर रही थीं। मौजू था आज की पकाइए। वो ख़ुद तो शॉपिंग के दौरान दही बल्ले, फ्रूट चाट और बर्गर जहर मार कर आई थी। अब चुन्नू मुन्नू के नाहंजार बाप का रातब ज़ेरे गौर था। इनमें एक अंजीला मर्कल थोड़ी सी जीदा थी, दूसरी मेलानिया ट्रंप को परवाह ही नहीं थी, और शमिता स्वराज को मुफ्ती का पूरा खौफ था। मोटरसाइकिल रिक्शा से मेरी ये दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चली। इसमें मेरी केमिस्ट्री की नाकाबिल और केमिस्ट्री की नाकाबिलियत और फिज़िक्स की कमज़ोरी का बड़ा दखल था। इन दोनों की वजह से मैं मैट्रिक साइंस से नहीं कर पाया। वजह एक तीसरी भी थी, मगर मैं वो बताऊंगा नहीं। मैं मुंह में पान डाले एक शान बेनियाज़ी से ड्राइवर के दाएं हाथ बैठा था। कोई किलोमीटर पर गया होगा कि पान थूकने के लिए आखिरी हद तक सड़क तक झुक गया। अचानक ड्राइवर को बाएं तरफ सवारी नज़र आई। उसे ब्रेक लगाई, बाएं तरफ मुड़ गया। अवाम ने सड़क पे कोई गोल गोल चीज़ घूमती देखी, वो मैं था। मुझे तब पता चला जब मैं सड़क के बीच चित लटा हुआ था। शुक्रिया। हाज़िरीन महफिल, मैं नहीं जानती कि आजकल महबूबों की शामत क्यों आई हुई है मेरे हाथ। एक मरतबा किसी शायर से पूछा गया कि उर्दू अदब में महबूब के लिए हमेशा मुज़क्कर का सीगा ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जवाब मिला, सिर्फ़ एक शेर में महबूब के लिए मुअन्नस करके देख लें, उसके बाद नताइज के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। शेर मुलाहिज़ा कीजिएगा। तुम मेरे पास होती हो गोया जब कोई दूसरी नहीं होती। ख़वातीनो हज़रात, वकील काला कोट पहन ले तो फिर उसे लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो कोर्ट के अंदर भी लड़ता है और कोर्ट के बाहर भी। वकील आपको कील की तरह दीवार में गाड़ देने की सलाहियत रखता है।
वकील की वकालत और सियासतदान की सियासत में इस कदर नफासत का हाथ होता है कि आप चाह कर भी उसकी मुखालफत नहीं कर सकते। वकील आपको हद अदब सिखाने में यद तूला रखता है। वकील से आप बहस में जीत नहीं सकते, इसलिए कोशिश करें कि आपके घर के दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे कोई वकील ना रहता हो। लेकिन मेरे बाएं जानिब, मैंने इसीलिए थोड़ा सा फासला रखा हुआ है, मेरे बाएं जानिब एक ऐसे वकील बैठे हैं जो मज़ाह भी लिखते हैं। आप अब इनके क्लाइंट पर क्या गुजरती होगी इसके बारे में या तो ये खुद जानते हैं या वो क्लाइंट। आपकी जानदार तालियों में दावत देती हूँ शाहिद ज़हीर सैयद साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकील पहले ही बहुत बदनाम हैं, डॉक्टर साहबा ने थोड़ा सा और कर दिया। मेरे पास ये कुछ पुरानी बातें हैं और अगर आपको ये हज़म हो गई तो फिर कुछ नई बातें। कायद-ए-आज़म के 14 नुकात मेरी एज के सब लोगों ने पढ़े हुए हैं और मेरी एज के सब लोगों को भूल चुके हैं। मेरी एज के बाद के लोगों ने शायद नहीं पढ़े होंगे। उनकी एज में तुर्की की एक राइटर एल्फ शफ्क ने 40 रूल्स ऑफ लव लिखे। लव के लफ्ज़ की वजह से बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ने की कोशिश की। हमारे यहाँ सारे काम खलासों से चलते हैं। 40 रूल्स को पढ़ना और एल्फ शफ्क को समझना दोनों काम बहुत मुश्किल हैं। इसलिए मैंने खलासे के तौर पे मोहब्बत के 14 नुकात का तर्जमा किया। तो इस तर्जमे से खलासे का फ़ायदा उठा लीजिए। तो मोहब्बत के 14 नुकात। हमारे यहाँ पहली मोहब्बत हमेशा गलत वक्त पर और गलत इंसान से होती है, फिर सारी ज़िंदगी उस गलती को दुरुस्त करने के लिए याद रखा जाता है। नंबर 2, मोहब्बत में नाकामी का दुख सिर्फ उतना ही होना चाहिए जितना कि एक चपली लगने पर होता है। आप पूरे इम्तहान में तो फेल नहीं हुए। नंबर 3, एक नाकाम मोहब्बत का इलाज दूसरी कामयाब मोहब्बत है। इसे इलाज बिल मोहब्बत कहते हैं। नंबर 4, मोहब्बत नाकाम हो जाए तो पल पल गुजारना मुहाल हो जाता है और अगर कामयाब हो जाए तो हर साल एक बाल हो जाता है। नंबर 5, मोहब्बत का अरेंज और स्ट्रेंज मैरिज से कोई लेना देना नहीं होता। अरेंज मैरिज वो होती है जिस पर लड़की लड़के के वालिदैन के अलावा अहले मोहल्ला को भी कोई इतराज़ ना हो, और स्ट्रेंज वो जो हर फरीक में इख्तलाफ डलने के बावजूद वकूफ़ पज़ीर हो जाए। नंबर 6, अरेंज मैरिज की सूरत में इख्तलाफ बैन ज़ौजैन चंद महीनों के वक्फे से नमूदार होते हैं, जबकि स्ट्रेंज मैरिज में इख्तलाफात जहेज़ की जगह आते हैं। यूँ शादी की ये किस्म ज़्यादातर नाकाम रहती है। फिर आशिकाने नामुराद तालियां बजा बजा कर कहते हैं, देखा ये होता है मोहब्बत की शादियों का अंजाम। नंबर 7, शादी मोहब्बत की हो या मोहब्बत के बग़ैर, दोनों का मुस्बत अंजाम बच्चे होते हैं और मनफी अंजाम बच्चे भुगतते हैं। नंबर 8, दुनिया में ऐसा कोई जवान मर्द नहीं देखा जो अपनी बीवी से ना डरता हो, सिवाय उस खुश नसीब के जिसकी शादी ना हुई हो। नंबर 9, अगर नाकामी इश्क के बाद लड़की खुदकुशी ना कर ले
तो मैं गारंटी देता हूँ 5 साल गुजरने के बाद वो बंदा उसे चुगत लगने लगेगा। और ख़ुदकुशी की वजह अगर लड़की हो तो चुगत की मोनस किसी एजुकेशन के एक्सपर्ट या डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। नंबर 10, किसी लड़की के कमरे में अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी गारंटी तो सिर्फ आप ही दे सकते हैं, कोई दूसरा उस पर यकीन नहीं करेगा। नंबर 11, अहले ईमान एक शादी करके बाकी 3 हकूक़ तीरे नीमकश की तरह अपनी बीवी पर ताने रखते हैं जब तक कि अपनी कमर कमान की तरह ना हो जाए। नंबर 12, अगर कोई लड़का और लड़की मुसलसल इकट्ठे नज़र आएँ तो नज़रअंदाज करना चाहिए, लेकिन अगर कोई लड़की किसी बाबे के साथ मुसलसल दिखाई दे और उसकी बेटी भी ना हो तो बेटी वालों को या फिर बाबे वालों को इतला करनी चाहिए। नंबर 13, एक लड़की और लड़का तन्हा बैठकर जिन बातों पर बदनाम होते हैं वही बातें 2 लड़कियां और 3 लड़के इकट्ठे बैठकर सरेआम कर सकते हैं। नंबर 14, अगर माँ दुनिया से जल्दी चली जाए तो औलाद का फ़र्ज़ है कि अपने बाप की सेहत का ख्याल रखें, और वालिद मोहतरम की सेहत अगर बिल्कुल ठीक हो तो फिर उन्हें कम उम्र बेवाओं, बड़ी उम्र की लड़कियों और प्राइवेट अस्पतालों की नर्सों से बचा के रखें। ये तो थे जी 14 नकात का गैस। डॉक्टर साहब जाता है और तो ये एक गैर मतबूआ है, ये मेरी बुक है हद अदब, ये इसमें से मैंने पढ़ा है। तो ये एक गैर मतबूआ है, पुलिस ऑफिसर की दुआ। याद रहे कि अगर वकील शरीफ हो और पुलिस वाला ईमानदार तो ये दोनों की डिस्क्वालिफिकेशन है। मैं कसब के एतबार से वकील हूँ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बता के डराया है। एक पुलिस ऑफिसर मेरे दोस्त हैं और वकील और पुलिस आपस में पीर भाई होते हैं। एक के दम से दूसरे के गुलशन का कारोबार चलता है। हम दोनों पीरों और फ़कीरों का बहुत एहतराम करते हैं, मगर पुलिस वाले कुछ ज़्यादा करते हैं, और एक पुलिस वाला जितना ईमानदार होगा उतना ही पीरों और फ़कीरों का एहतराम करेगा। खैर, मेरे दोस्त अपनी हिरासत में ये कहकर मुझे अपने साथ ले गए कि एक अल्लाह वाले से मिलने जाना है, जो भी दुआ करते हैं फ़ौरन कबूल हो जाती है। हम आस्ताने पे हाज़िर हुए और दुआ की दरख्वास्त की। हज़रत ने फरमाया, इस आस्ताने पे सदियों से एक ही दुआ की जाती है जो आपके लिए भी किए देते हैं। खुदा बचाए कमीनों से, हकीमों से, थाना से, वकीलों से, नाज़नीनों से। आपके लिए भी यही दुआ किए देते हैं। हमारे पुलिस ऑफिसर दोस्त एकदम घबरा गए, बोले नहीं नहीं हजरत ठहरिए, ये दुआ पूरी की पूरी मांगने की ज़रूरत नहीं। पता नहीं कौन सी घड़ी कबूलियत की होती है, फिर आपकी तो कोई दुआ भी रद्द नहीं होती। कबूलियत के लिए इस दरगाह का शोरा है, इस दुआ को थोड़ा सा मुख्तसर कर लीजिए। वो ऐसा है ना कि इंसान बंदा बशर है, थोड़ा बहुत कमीना तो हर कोई होता है। इस महकमे में नौकरी भी करनी है। ये थाने पुलिस से बचने वाली दुआ तो जराइम पेशा लोगों के लिए है, हमें इससे क्या लेना देना। हकीमों के पास भी कभी कभार जाना पड़ जाता है। इस उम्र में जाए बगैर तो काम नहीं चलता। वो हकीम है ना जवान दवा खाने वाले, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसे ऐसे कुश्ते बनाते हैं कि बस कुछ ना पूछिए। वज़ीर आज़म हाउस से सदारती महल,
और ज़मान पार्क तक कुश्ते वहीं से जाते हैं। हुजूर आप इजाज़त दें तो मैं आपके लिए भी एक कुश्ता मंगवा लूँ, आपके जोड़ों की दर्द के अलावा तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। एक मरतबा खाकर देखें, आप कुश्तों के कुश्ते लगा देंगे। ये थाने से बचने वाली दुआ तो बिल्कुल ही हमारे ख़िलाफ़ है। ये कबूल हो गई तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी 2 महीने कबल एक तगड़ी सिफारिश के साथ 1 करोड़ रुपया देकर ये थाना लिया है। अभी तो लगी रकम भी वापस नहीं आई सरकार, वटक तो बाद की बात है। रही वकीलों की बात, तो ये भी हमारे वर्दी वाले भाई होते हैं, जून जुलाई में काला कोट पहनकर सड़कों पर फिरते हैं, अदालतों में जाना पड़े तो हड़ताल कर देते हैं। कभी हमारा कोई काम फंस जाए तो हमारे कहने पर भी हड़ताल कर देते हैं। इस वर्दी के साए में हम एक हैं। अदालतें हम दोनों के दम कदम से चलती और रुकती हैं और साइलीन उन अदालतों के बरामदों में रुलते हैं। अपने भाई बंदों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। रह गई बेचारी नाज़नीन तो हुजूर आपसे कुछ कहते हया आती है। ये सिनफ़े नाजुक हैं और हज़रत इकबाल कह गए हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। हम पुलिस वाले लाख बुरे सही, हमारे सीने में भी दिल है पत्थर नहीं। हम भी इंसान हैं और इंसान ही रहेंगे, फरिश्ता तो बन नहीं सकते। मगर हमारे यहाँ बीवियाँ और मौलवी तमाम इंसानों को फरिश्ते बनाने पे लगे रहते हैं, इसलिए दोनों नाकाम हैं। बंदे ने हसीनों नाज़नीनों से बचकर क्या करना है। ये भी ना हूँ तो हमारी बीवियाँ खामदों का अचार डालकर मर्तबान में रख छोड़ें और ऊपर से सरसों का तेल भी ना डालें। हमारे यहाँ बीवियाँ शादी के पहले 10 साल 9 बच्चों की माँ बनती हैं। ये एक का मार्जिन भी तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर रखा है। इसके बाद उन बच्चों के बाप की माँ बन जाती हैं। फिर अपने बंदे से गार्ड, माली, ड्राइवर, खानसामा, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, गेट कीपर और रद्दी कूड़ा उठाने वाले के अलावा बार बर्दारी के सब काम लेती हैं। मगर ये मर्द बेचारा इब्ने आदम फिर भी इन नाज़नीनों के पीछे मारा मारा फिरता है। खाक छानता है, जलील होता है, शेर कहता है, दीवान लिखता है, कभी रांझा बनकर जोग लेता है, कभी फरहाद कहलाता है, मोनालिसा बनाता है, मुजस्मे तराशता है, इसे देवी करार देता है, पूजता है। वर्ल्ड कप जीतकर आने वाला बड़ा कप्तान भी उसे ही मुर्शद मानता है। हुजूर ये दुआ हरगिज़ ना दीजिए, रहने दीजिए। बुज़ुर्ग परेशान हो गए, आंखों में आंसू भरकर बोले, अच्छा बेटा थाने पहुंचकर फिर मेरे लिए दुआ कर दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। ख़वातीनो हज़रात, मैं एक उस्ताद भी हूँ और मेरे कॉलेज वाले कहते हैं कि आप ये याद रखा करें कि आप एक उस्ताद भी हैं। वबा के दिनों में घर बैठकर तदरीसी फ़राइज़ की अंजामदही का तजुर्बा हासा खुशकुन रहा। दिक्कत इसलिए भी महसूस ना हुई कि कंप्यूटर से मुतल्लिका मालूमात सीखने और उनमें महारत हासिल करने यानी पंगे लेने का शौक़ पुराना है। निसाब ख़त्म हुआ तो दिल में आई कि एक बार तालिबात को दोहराई करवा दी जाए। उनकी राय ली कि कौन सी सिन्फ दोहराई जाए। अक्सरियत ने कॉलम निगारी का कहा। कॉलम निगारी पर प्रेजेंटेशन बनाते बनाते ये एहसास शिद्दत से सर उठाने लगा कि मैं यानी कि आयशा अज़ीम बहुत अच्छी कॉलम निगार बन सकती हूँ और तमाम औसाफ से माला माल हूँ। बस ये ही वो लम्हा था जब मैंने ख़ुद को आला पाए की कॉलम निगार ना सिर्फ समझना शुरू कर दिया बल्कि घर भर में ऐलान भी कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में सहेलियों और ख़ानदान के दीगर अफराद को भी इस खबर की इतला दी कि जल्द ही आप मेरे कॉलम्स मुल्क के बड़े बड़े अखबारात में मुलाहिज़ा करेंगे। अब तो जी हर तरफ से मुबारक सलामत के पैगामात आना शुरू हो गए। बस एक फ़ेसबुक पे पोस्ट ना लगाई, ख़ुद को रोके रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन क्या करें, 100 सज्जन 100 दुश्मन। अगर किसी हासद की नज़र लग गई तो क्या बनेगा। इस ऐलान सरगर्मी से फ़ारिग हुई तो स्टडी टेबल को ठीक किया, उसकी टूटी हुई टांग के नीचे 2 ईंटें रखीं, किताबों पे हफ्तों की पड़ी गर्द को झाड़ा। पूरा माहौल बन गया तो याद आया
कि मैं तो कल के लिए लेक्चर तैयार कर रही थी। दोबारा लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हुई। तालिबात के लिए मारूफ कॉलम निगार यासिर पीरज़ादा का एक वीडियो क्लिप निकाला जिसका मौजू था मकबूल कॉलम निगार बनने के तरीके। लिंक प्रेजेंटेशन में डाला। ऐसे लग रहा था यासिर साहब ने ये वीडियो मेरे लिए ही बनाई है। मैंने इस वीडियो को कोई 10 बार देखा, सुना और बहुत अच्छी तरह से समझा। यकीन कामिल हो चुका था कि मैं ना सिर्फ़ पैदाइशी कॉलम निगार हूँ बल्कि कॉलम निगारी की दुनिया में मकबूलियत के झंडे गाड़ने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अच्छा उस्ताद अपने कोलो फेल में तज़ाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा तालिबात को इन तरीक़ों से आगाह करने से पहले ख़ुद इन पर अमल पैरा होना ज़रूरी ठहरा। यासिर पीरज़ादा के बकौल आपको पढ़ना बहुत है और लिखना बहुत है। लें जी, मैंने सोच लिया है, कल से ही जितने वजीफ़े आते हैं वो सब पढ़ डालूँगी। और रह गई बात लिखने की, तो मैंने पूरे 15 सफ़ों पर नहायत खुशहद कॉलम 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 लिख लिया है। दोस्तों, अब तो आपको यकीन आ गया कि मैं आला पाए की कॉलम निगार हूँ। आप किसी मौखर जरीदे तक मेरा नाम जल्द अज जल्द पहुँचा दीजिए ताकि गुदड़ी में छुपा लाल लोगों को नज़र आ जाए और मैं शोहरत की बुलंदियों तक पहुँच सकूँ। तालियां बजा दें, अच्छा था। अब मैं दावत देती हूँ मुल्क के मारूफ कॉलम निगार और मज़ा निगार गुले नोहेज़ अख्तर साहब को, जो अपनी तमाम तर मकबूलियत के बावजूद मज़ा नगरी में दाखिल होने वाले और हर नए लिखने वाले को खुशामदीद कहते हैं और हर तरह से रहनुमाई करते हैं। आपकी पुरजोर तालियों में हमारी आज की महफिल के मेहमान। मुझसे एक दफ़ा किसी ने पूछा था कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फ़र्क है, तो मैंने कहा लव मैरिज होती है उस लड़की से जिसको आप पसंद करते हैं, वो आपकी गर्लफ्रेंड होती है, उसको आप पसंद करते हैं, तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना होता है लव मैरिज। अरेंज मैरिज होती है किसी की गर्लफ्रेंड से शादी करना। वो एक तो हम आपस में बैठे हैं, थोड़े लोग हैं, एक तो गुजारिश ये है कि हम चूँकि हंसने के इरादे से आए हुए हैं, कुछ चीज़ें बिला वजह ही हंस लीजिए, ये आपको लाफ्टर थेरेपी हो जाएगी। यहाँ से आप जाएंगे तो चलें कुछ ना कुछ वो आपका ज़हनी तौर पे तवाज़ुन ठीक रह जाएगा, तो हंस लिया करें, कोई बात नहीं। हम वैसे बैठे बैठे दोस्त कह के लगाते हैं, चूँकि लोग कम आए हुए हैं तो आपस में बैठ के कह के लगा लेते हैं। ईद गुजरी है शायद सही सा जुमला कैसे बनता है, यानी इसका इजहार देखिए कि बाज़ औक़ात एक ऐसा जुमला बन जाता है जो बेसाख्ता किसी के मुंह से निकलता है और आप सोचने लग जाते हैं कि यार ये क्या कमाल जुमला इसके मुंह से निकल गया। तो हम जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ हमारे साथ एक 2-4 घर छोड़ के एक हाजी साहब रहते हैं, तवज्जो से सुनिएगा। उन हाजी साहब का, सलीम मिर्ज़ा साहब, हमारे घर के पास हाजी साहब रहते हैं और उन्होंने इस ईद पे 2 बकरे लिए। अच्छा, उनके घर में 2 मुलाजिम काम करते हैं, बहन भाई हैं। भाई उनकी गाड़ी चलाता है, बहन घर के बाकी काम करती है। तो जब हाजी साहब ने 2 बकरे लिए तो भाई ने कहा कि आप गोश्त तो हमें देंगे ही, तो आपकी मेहरबानी, हमें सिरी भी पसंद है तो दोनों सिरियाँ भी आपने हमें देनी है। तो जिस दिन कुर्बानी हुई है उस दिन, ये 4-5 दिन पहले, तो हाजी साहब ने भाई को बुलाया, उसे दोनों सिरियाँ बकरे की दी। उसे कहने लगे कि अल्लाह पुत्र है, एक तेरी सिरी एक तेरी भैन दी सिरी। अच्छा, ये हाजी साहब को भी समझ नहीं आया होगा क्या कमाल का जुमला उनके मुंह से निकल गया, लेकिन जुमले इसी तरह बन जाते हैं। हमारे एक दोस्त है जी, उनको जो चीज़ पसंद आए उसके साथ वो लगाते हैं दी। इंग्लिश में हम दा भी कहते हैं, दी भी कहते हैं। हमारे यहाँ लाहौर में, पाकिस्तान में ज़्यादा दी बोला जाता है, THE दी। तो उनको जो चीज़ें पसंद हैं उनके साथ दी लगा हुआ है। दी दाल माश, दी भिंडियाँ, दी करेले, और नहीं, अभी रोके अभी सुन लें। इसी तरह उनको जो शहर पसंद है वो भी उसके साथ उन्होंने दी लगा दी है। दी गुजरात, दी खारियाँ, दी मियाँ चन्नू, दी चीचा वतनी। तो जब उनकी शादी हुई, उनको, आपको पता है, आप में से जो लोग शादीशुदा हैं, शादी के शुरू में बड़ा प्यार मिलता है ससुराल की तरफ से, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया हम दोस्तों में, दी ससुराल। ये घड़ी मुझे, फिर रुक जाए ज़रा, तालियां बजाने की कोई वजह तो आने देना। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, ये घड़ी मुझे दी ससुराल ने दी है, ये सूट मुझे दी ससुराल ने दी है, बूट मेरे दी ससुराल वालों आए ने। होते होते
18 साल अब हो गए हैं जी उनकी शादी को। ससुराल के साथ दी वो अब भी लगाते हैं, लेकिन अब बाद में लगाते हैं। अब बजा दें। ख़वातीन और हज़रात, कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी, मैं आपको सुना देता हूँ। पूरा आर्टिकल इसलिए नहीं सुनाऊंगा कि जो क्रिस्पी पीसेज हैं वो तक आप तक पहुँच जाएं। ये एक है जी, खुदकुशी से पहले आशिक का आखिरी ख़त। एक आशिक साहब हैं, खुदकुशी करने लगे हैं, उससे पहले उन्होंने एक ख़त लिखा है। जाने तमन्ना, आज मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। जब तक तुम्हें ये मेरा ख़त मिलेगा तब तक मेरी गिटकें भी पड़ी जा चुकी होंगी। कभी सोचा भी ना था कि यूं अपना खात्मा करना पड़ेगा, लेकिन वक्त और हालात ने मजबूर कर दिया है कि अब जिंदगी को खुदा हाफिज कह दिया जाए। मैंने दिलो जान से तुम्हें चाहा, तुम्हारी खातिर अपनी मामू की पढ़ी लिखी बेटी को भी ठुकरा दिया, जो मेडिकल कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद पायलट बनने वाली है। मुझे पता है और मुझे इतराफ़ है कि मैं सिर्फ 10 जमातें पास हूँ, लेकिन जान मोहब्बत तालीम की मोहताज नहीं होती। मुझे पता है तुम्हें अंग्रेज़ी बोलने वाले लड़के पसंद हैं, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं फुल अंग्रेज़ी जानता हूँ। ये बात मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताई, लेकिन चूँकि आज ज़िंदगी में आखिरी बार तुमसे बात हो रही है, इसलिए कुछ नहीं छुपाऊँगा। तुमने शायद नोट नहीं किया, जब पहली बार मैं साइकिल पर तुम्हारा पीछा कर रहा था और खंबे से टकरा कर गिरा था, तो मैंने हाय मर गया की बजाय ऊप्स कहा था। और वो जब मैं तुम्हारे घर फूल देने आया था और आगे से तुम्हारे अब्बा जी निकल आए थे, तो याद करो मैंने तब भी उर्दू में घबराने की बजाय अंग्रेजी में घबरा कर कहा था शिट। मेरे दिल की मलका, मैंने बहुत कोशिश की कि एक दफ़ा तुम वैलेंटाइन पर मुझसे फूल ले लो, लेकिन तुमने हमेशा मुझे इजी लिया। मैंने बहुत कोशिश की, तुमने मुझे इजी लिया। तुमने मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानी। अल्लाह करे तुम्हें भी किसी से ऐसी मोहब्बत हो और वो भी तुम्हें ऐसे ही जलील करे। मैंने तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन उल्टा असर हुआ। मैं हर दफ़ा, याद है मैं हर दफ़ा फूल लेकर तुम्हारे पास जाता था, तुम मेरी मोहब्बत की कदर करने की बजाय अपना कुत्ता मुझ पर छोड़ देती थी। तुम्हारा कुत्ता भी किसी कुत्ते का बच्चा है, जिसे ज़रा तमीज़ नहीं कि आशिक और चोर में क्या फ़र्क है। तुम्हारा कुत्ता जिस वारफ्तगी से मुझ पर झपटता था, उसकी वजह तो मुझे बाद में समझ आई। असल में मुझे एक आमिल ने कहा था कि अगर तुम अपनी महबूबा के सर का बाल ले आओ तो मैं उस पर एक ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि वो बेचैन होकर तुम्हारे पास आ जाएगी। मेरे लिए तुम्हारे सर का बाल हासिल करना तुम्हें हासिल करने से भी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक रोज़ तुम्हारी मुलाजमा घर का कचरा फेंकने गई तो मैंने देखा भूरे रंग का एक लंबा सा बाल भी कचरे में मौजूद है। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैंने मुश्किल से कचरे से वो बाल निकाल लिया और सीधा आमिल बाबा के पास पहुंचा। उन्होंने मेरी हिम्मत की तारीफ़ की और 1500 के वज़ू उस बाल पर एक मंत्र पढ़ दिया। वो तो 6 माह बाद ये खौफनाक हकीकत खुली कि वो बाल तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे कुत्ते का था। मैं भी कहूँ बदवक्त 6 मील दूर से भी मेरी खुशबू कैसे सूंघ लेता है। मेरे सपनों की रानी, मेरा खुदा जानता है तुम ही मेरा तकरीबन आखिरी प्यार हो। मुझे पता है तुम्हें शेर व शायरी बड़ी पसंद है। मैं कभी तुम्हें ना बता सका कि मैं खुद कितना बड़ा शायर हूँ। ये शेर मेरा ही है। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो बाद अज़ वफ़ात भी तुम्हें लगातार चाहूँगा। मुझे एहसास हो गया है कि मैं तो तुम्हारे लिए ही बना हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए नहीं बनी। तुम मेरे अलावा जिसके लिए भी बनी हो, अल्लाह उसका बेतहाशा और बेहतरीन बेड़ा गर्क करे। जान, मुझे वो तुम्हारा जुमला नहीं भूलता जब तुमने मुझे पिछले वैलेंटाइन डे पर कहा था कि अगर तुम्हारी बहन को भी कोई फूल पेश करे तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे। यकीन करो मुझे इस जुमले से बहुत दुख हुआ था। हम ख़ानदानी लोग हैं, हमारी लड़कियां ऐसी बेगैरती का सोच भी नहीं सकती। लेकिन खैर, अब इन बातों से क्या फ़ायदा। ये आखिरी ख़त इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुमने कितना बड़ा हीरा ठुकरा दिया है। तुम्हारी सारी ज़िंदगी पछतावे की आग में झुलसते हुए गुजरेगी। तुम रातों को उठ उठ कर मेरी याद में रोया करोगी। तुम्हें फ्रिज, टीवी, सोफे, डाइनिंग टेबल और चिमटे में भी मेरी तस्वीर नजर आएगी, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। तुम्हारा ये आशिक मनोमट्टी तले दफन हो चुका होगा। मेरी बस इतनी गुजारिश है कि मेरे जनाजे पर एक दफ़ा ज़रूर आना।
बल्कि हो सके तो मेरे जनाजे को कंधा भी देना, मेरी कब्र भी खोदना और कब्र में उतरकर साइज़ भी चेक करना। तुम्हारा ये आशिक तुम्हारा मुंतज़िर रहेगा, मरने के बाद भी तुम्हें मेरी आंखें खुली हुई मिलेंगी। डर के भाग ना जाना, बल्कि समझ लेना कि ये आंखें तुम्हारे इंतज़ार में खुली हैं। और हाँ, वैलेंटाइन डे पर मेरी कब्र पर फूल चढ़ाने ज़रूर आना। मेरी शहज़ादी, मेरे हाथों में अब भी 150 रुपये वाला गुलदस्ता है, लेकिन अब ये किसी काम का नहीं। मैं अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करने लगा हूँ। खुदा के लिए तुम मेरे जाने की खबर सुनकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा न कर लेना। अगर ऐसा हुआ तो मैं दोबारा मर जाऊँगा। मेरा ख्याल है मुझे आत्महत्या से पहले इस ख़त के जवाब का इंतज़ार कर लेना चाहिए। अगर ये ख़त भी तुम्हारे दिल में जमी बर्फ़ ना पिघला सके तो मैं यहीं बैठा हूँ, इंशाअल्लाह इंतकाल फरमा कर ही जाऊँगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं डेड बॉडी में तब्दील ना हो जाऊँ तो प्लीज़ अपने मोबाइल से मुझे एक मिस्ड कॉल दो। अगर मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हो तो बेशक व्हाट्सएप पर ही एक बेल दे दो। मैं 10 मिनट के लिए अपना डाटा ऑन कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी कॉल आ गई तो तुम्हारा ये आशिक फूल लेकर हवा में उड़ता हुआ तुम्हारे पास आ जाएगा। प्लीज़ देर ना करना, मैं तुम्हारी मुलाजमा के हाथ ये ख़त भेज रहा हूँ। ज़्यादा लिखे को थोड़ा समझना और कोशिश करना कि आते हुए रोटी पर थोड़ा सा सालन रख के ले आओ। खुदकुशी के चक्कर में सुबह से कुछ नहीं खाया। फ़कत तुम्हारा मुकद्दर शकील प्रेमी। हम में से ख़वातीनो हज़रात, ख़वातीन चूँकि कम बैठी हैं, हज़रात ज़्यादा हैं, तो आप लोगों ने हर एक ने मोहब्बत की होगी भाई साहब। और गर्लफ्रेंड तो खैर आजकल रिवाज है। फिल वक्त तो मैं समझता हूँ जी बीवी से ज़्यादा मुश्किल है गर्लफ्रेंड रखना। मेरा एक कॉलम है जी गर्लफ्रेंड। जिन लोगों ने वो सुना हुआ है उनसे एक दफ़ा फिर माजरत, वो एक दफ़ा फिर सुन लें। अगर आप किसी की गर्लफ्रेंड हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, और अगर नहीं तो फिर वो खुशकिस्मत है। मेरा मुशाहिदा है कि गर्लफ्रेंड बनाने के बड़े फ़ायदे होते हैं। बंदा बेशक सारी ज़िंदगी घर में कद्दू गोश्त खाता रहा हो, लेकिन जैसे ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है वो अचानक पिज़्ज़ा खाने लगता है, कपड़े भी इस्त्री करके पहनता है और हर चौथे रोज़ नहाना भी शुरू कर देता है। यही हाल लड़की का भी होता है। आपने आज तक किसी ऐसी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं सुना होगा जिसने अपने बॉयफ्रेंड से नान छोले खाने की फरमाइश की हो। लड़कियों को पता होता है कि उन्होंने ऐसी कोई फरमाइश की तो बैठे बिठाए डिग्रेड हो जाएंगी, लिहाजा ये स्टार्ट ही जिंगर बर्गर से लेती हैं। ये ख़ुद भी कभी लड़के को फ़ोन कर लेती हैं, लेकिन ठीक 1 मिनट बाद ये कोई बात करते करते अचानक फ़ोन बंद कर देती है। लड़का फ़ौरन रिंग बैक करता है और 15 मिनट में अपना 100 रुपये वाला कार्ड ख़त्म करवा बैठता है। अच्छी गर्लफ्रेंड लड़के को काफ़ी सारी एहतियाती तदाबीर भी समझाती है। मसलन ये कि जब भी मुझसे बात करनी हो पहले कोई आम सा लतीफ़ा फॉरवर्ड करना। अगर मेरी तरफ से जवाब ना आए तो समझ जाना मैं मिलाद में हूँ। इसी तरह अगर कभी मेरी बजाय घर में से कोई और फ़ोन उठा ले तो फ़ोन बंद ना कर देना, बल्कि कहना क्या ये रशीद प्लम्बर का नंबर है। ऐसी गर्लफ्रेंड्स हमेशा इस बात पर जोर देती हैं कि वो सिर्फ आपसे ही बात करती हैं, वरना किसी और से बात करने के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं। ऐसे में अगर कभी आप रात के 2 बजे उनको चेक करने के लिए फ़ोन करें तो अक्सर के फ़ोन से यही आवाज़ आएगी, आपका मतलूबा नंबर पिछले 1.5 घंटे से मसरूफ़ है। आप अगर शिकवा करें कि इतनी रात को किससे बात हो रही थी, तो इसका जवाब देने की बजाय फ़ौरन रोनी सूरत बनाकर कहेंगी, शकील तुम मुझ पर शक कर रहे हो, अपनी गुड़िया पर। ज़ाहिर बात है शकील साहब इस जज्बाती हमले से कहाँ महफूज रह सकते हैं, लिहाजा घगया कर कहते हैं, जान मैं अपने बाप पर तो शक कर सकता हूँ, तुम पर नहीं। ख़वातीन हज़रात, आपने अक्सर देखा होगा हमारे जो अहबाब वगैरह आते हैं यहाँ पे कासिम अली शाह फाउंडेशन में, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि कुछ ऐसे वाक़यात मिर्ज़ा साहब सुनाए जाएँ। मैं कुछ दोस्तों को मैं पहले भी सुना चुका हूँ, बार बार उनकी तरफ से फरमाइश आती है। कुछ एक फरमाइश थी तो मैंने कहा मैं वो गुजारिश करता चलूँ। जिन लोगों ने सुना हुआ है, मुझे नहीं पता वो कितने हैं, लेकिन फिर भी सुन लें। वाक़यात चूँकि मज़ेदार वाक़यात हैं तो इसलिए। एक तो जो यहाँ पे आए हैं इन्होंने सुना होगा, कोई नया बंदा होगा तो नाम मेरा गुले नोखेज़ अख्तर है। तो अक्सर मैंने सारी ज़िंदगी यही हुआ, लोग मुझे लड़की समझते रहे। मैं मुल्तान में जब लिखता था अखबार में तो मेरा नाम छपता था, तस्वीर नहीं आती थी। तो वो कोई पिंडी के साहब थे, वो समझे मैं लड़की हूँ। उन्होंने मुझे ख़त लिखा, क्या हमारी दोस्ती हो सकती है? तो इसमें मुझे क्या पता क्या समझ रहे हैं। मैंने भी उन्हें जवाब में लिखा, मैंने कहा हो सकती है। मोबाइल तो होता नहीं था। फिर उनका ख़त आया, आपकी तहरीरें बहुत अच्छी होती हैं। इसमें भी कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं था। मैंने लिख दिया, बड़ी मेहरबानी।
अब उनके ख़त आने शुरू हो गए, मैंने एक एक लाइन का जवाब देता गया। तो एक दफ़ा ये हुआ कि उनका ख़त का जवाब देने में मुझे कोई ताख़ीर हुई, उनके 6-7 ख़त आ गए, मैं जवाब नहीं दे सका। तो उनका ख़त आया जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मामलात कितने ख़तरनाक हो चुके हैं। उस ख़त में उन्होंने लिखा, तुम नखरे बहुत करती हो। अच्छा, मैंने कहा मुझे समझ आ गई क्या हो गया, क्योंकि मेरे साथ तो यही होता है। तो मैं स्टूडियो में गया, उन दिनों रमज़ान था तो मैंने शेव बढ़ाई हुई थी, लगभग दाढ़ी थी। एक तस्वीर बनवाई अपनी, उसके पीछे नाम लिखा, उन ख़त में डाला, उनको भेज दी। उनका जवाब मुझे आया 2-3 दिन के बाद, एक लाइन का। वो एक लाइन मैं ताक़यामत नहीं भूल सकता। उन्होंने लिखा, सूफी तेरा कख न रवे, मैं तो मां नूं भी राज़ी कर लिया। दूसरा वाक़या ये हुआ कि हम दोस्त रहते थे इचरे में। हमारे ये आज से को 25-30 साल पहले की बात है। पैसे हमारे पास होते नहीं थे, एक फ्लैट था, उसमें हम लड़के रहते थे। तो एक दिन तय हुआ कि कहीं हम जाएं और कोई एडवेंचर करें। तो एक दोस्त ने कहा कि झंग से थोड़ा सा आगे मेरा एक गांव है, उससे भी आगे एक डेरा है दोस्त का, वहाँ चलते हैं और वहाँ एक रात वहाँ गुजारते हैं, कि एडवेंचरस नाइट हो जाएगी। तो हम बस की छत पे चढ़ के, क्योंकि किराए के पैसे नहीं थे, स्टूडेंट कार्ड वगैरह यूज़ करके बस की छत पे चढ़ के चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ हम सबके चेहरों पे बहुत ज़्यादा मट्टी थी। एक बाबा जी थे और एक बड़ा सा डेरा सा था। उन्होंने कहा, बाबा जी ने, आप पहले नहाएंगे या मैं खाना तैयार करूँ? तो हमने कहा, जी हम तो मट्टी चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो पहले आप ऐसा है हमें नहा लेने दें। कहने लगे, ठीक है, वो सामने जाएँ गुस्ल खाने। सबसे पहले मैं गया और अंदर जाते ही मेरी हैरत की इंतहा ना रही। कोई 60-70 साबुन पड़े हुए थे, लव, कैपरी, डव, कैपरी, रेक्सोना, लाइफ बॉय, जितने ब्रांड थे सारे। लेकिन एक हैरत की बात थी कि खुले हुए थे, पैकेट में बंद नहीं थे, यूं लग रहा था जैसे एक दफ़ा यूज़ हुए। अच्छा, मैंने बाबा जी से पूछा, मैंने कहा, जी ये कोई यूज़ कर सकता है जो आपने रखे हुए हैं, या कोई आप वैसे? नहीं कहते, जो आपका दिल चाहता है यूज़ कर। तो हम दोस्त जो 8-10 दोस्त थे, जिसको जो साबुन पसंद था उसने उसके साथ नहा लिया। उसके बाद हम खाना खाने बैठे, नहर के किनारे बाबा जी ने खाना लगाया। तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा, बाबा जी वो साबुन आपने इतने क्यों रखे हुए? खुले हुए साबुन है, शौक है आपका? कहने लगे, नहीं पुत्र, जिथे मुर्दा नू आन जाना वो कहते ने साबुन तू ले जा। उसके बाद फिर नहर साथ थी, हमने फिर खाना वहीं छोड़ा। सबसे पहले हमने फिर नहर में छलांग लगाई, और उसके बाद बाबा जी को जो दिल में जो बद्दुआएं आ सकती थी वो हमने उनको। मैं इसी बात के साथ इसका इख्तिताम करता हूँ। लेकिन कासिम अली शाह फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया। आज इतनी बारिश और इतना सिलाब और सड़कों पे इतनी ट्रैफिक जैम होने के बावजूद हम में से जो लोग यहाँ पहुँचे, मेरा नहीं ख्याल कि इतने भी लोग पहुँच सकते थे। लेकिन शुक्रिया, डॉक्टर आयशा अज़ीम का शुक्रिया। डॉक्टर साहबा ने नहायत मोहब्बत के साथ, नहायत प्यार के साथ, नहायत मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को अरेंज किया। हमारी ख़वातीन अमूमन मिज़ाह निगार नहीं होती, लेकिन अब कुछ ख़वातीन आई हैं मिज़ाह निगारी के मैदान में, जिनमें डॉक्टर आयशा अज़ीम का नाम सर फ़हरिस्त है। ये हमारी मिज़ाह निगार बरादरी का एक अहम रुकन है। शाहिद ज़हीर सैयद साहब का शुक्रिया। ये वकील तो हैं लेकिन नहायत अच्छे इंसान। तो हंसना बहुत ज़रूरी है, वो आप ख़ुद पे हंसे तो ज़्यादा अच्छी बात है, किसी और पे तो हम सब पे ही हंसते हैं। कासिम अली शाह फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं कासिम अली शाह साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, मोहब्बत करने वाले, ये सारा इंतज़ाम उन्होंने किया है, ये सारी महफ़िल उन्होंने सजाई है, ये हॉल, ये सारा माहौल ये उन्हीं का दिया हुआ है। वो पहले भी यहाँ महफ़िलें करवाते हैं, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और आप सब लोगों का भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।